हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लव और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक स्टोरी, द रैट ट्रैप। ये कहानी फेमस स्वीडिश ऑथर और नोबेल प्राइज विनर सेल्मा लागरलॉफ ने लिखी है। इनकी सभी कहानियों में एक कॉमन थीम रहती है, एक यकीन कि हर इंसान की अच्छाइयों को समझदारी और प्यार से जागृत किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में किस इंसान की अच्छाइयों को जगाया गया है। एक समय की बात है, एक आदमी था जो वायर्स के बने रैट ट्रैप्स बेचता था। वो उन्हें खुद ही बनाता था, उस मटेरियल से जो उसे स्टोर्स और बड़ी दुकानों पर भीख मांगकर मिलता था। पर इसके बाद भी उसका बिजनेस कुछ खास प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक नहीं था। इसलिए अपने शरीर और आत्मा की संतुष्टि के लिए उसे भीख और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ता था। इसके बाद भी उसके कपड़े फटे हुए थे, गाल धंस गए थे और उसकी आंखों में भूख झलकती थी। ये कोई नहीं समझ सकता कि ऐसे वैगाबॉन्ड यानी आवारा इंसान जो सड़क के साथ चलता रहता है, अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है, को लाइफ कितनी सैड और मोनोटोनस यानी नीरस लग सकती है। पर एक दिन ये आदमी एक बड़ी एंटरटेनिंग यानी दिलचस्प सोच में डूब गया। वो हमेशा की तरह अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आया। उसे लगा कि ये पूरी दुनिया, इसकी ज़मीन और समुंदर, इसके शहर और गांव एक बड़े रैट ट्रैप के अलावा कुछ नहीं है। इसके एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व का पर्पस सिर्फ लोगों के लिए बेट्स सेट करना यानी उन्हें प्रलोभित करना है। ये लोगों को बिल्कुल वैसे ही रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग ऑफर करती है जैसे रैट ट्रैप चीज और पोर्क ऑफर करता है। और जैसे ही कोई इस बेट के लालच में आता है तो ट्रैप बंद हो जाता है और फिर सब कुछ खत्म। ये जाहिर सी बात है कि दुनिया उस पर कभी मेहरबान नहीं रही, इसलिए दुनिया के बारे में इस तरह से बुरा सोचकर उसे अनवांटेड यानी असामान्य सा आनंद मिला। सुनसान रास्तों पर लड़खड़ा कर चलते हुए ऐसे लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने इस डेंजरस स्नेर यानी जाल में खुद को फंसने दिया या जो अभी भी इस बेट के चक्कर काट रहे हैं, उसका फेवरेट शगल बन गया। एक अंधेरी शाम जब वो सड़क के किनारे चल रहा था तो उसे एक ग्रे कॉटेज दिखी और उसने वहां एक रात गुजारने के लिए दरवाजा खटखटाया। उसे मना नहीं किया गया। उस कॉटेज का बूढ़ा ओनर जो अकेले रहता था, आमतौर पर मिलने वाले सार फेसेस यानी अनफ्रेंडली चेहरों के बजाय खुश था कि उसे अपने अकेलेपन में कोई बात करने वाला मिला। उसने तुरंत आंच पर पॉरेज यानी दलिया चढ़ाया और अपने मेहमान को डिनर दिया। इसके बाद उसने अपने टोबैको रोल से एक बड़ी सी स्लाइस निकाली जो उन दोनों के पाइप के लिए काफी थी। फाइनली उसने पुराने कार्ड्स की गड्डी निकाली और तब तक अपने गेस्ट के साथ म्योलिस खेला जब तक सोने का समय नहीं हो गया। बूढ़ा आदमी अपनी पर्सनल बातों को लेकर भी वैसा ही उदार था जैसा वो अपने पॉरेज और टोबैको को लेकर था। मेहमान को बता दिया गया था कि अपनी समृद्धि के दिनों में मेजबान रामहो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर था और उसने खेत में काम किया था। अब वो मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता था तो उसकी काऊ उसे सपोर्ट करती थी। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉसी यानी गाय थी। वो क्रीमरी यानी मक्खन की दुकान के लिए हर रोज मिल्क दे सकती थी और पिछले महीने बूढ़े आदमी को 30 क्रोना का पेमेंट मिला था। जरूर उस बूढ़े आदमी को लगा होगा कि स्ट्रेंजर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वो उठा और उसने खिड़की पर लगी हुई कील से लटके हुए लेदर पाउच से 10 क्रोना के 3 रिंकल्ड नोट्स निकाले। उसने जानबूझकर सर हिलाते हुए वो नोट्स अपने गेस्ट के सामने रखे और फिर उन्हें पाउच में वापस रख दिया। अगले दिन दोनों समय से उठ गए। क्रॉफ्टर को अपनी काऊ को दूहने की जल्दी थी और दूसरे आदमी ने सोचा कि अगर घर का मुखिया उठ गया है तो उसे बेड में नहीं पड़े रहना चाहिए। दोनों एक साथ कॉटेज से निकले। क्रॉफ्टर ने दरवाजा लॉक किया और चाबी अपनी जेब में रख ली। रैट ट्रैप्स वाले आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और अलविदा कहा
और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। पर आधे घंटे बाद रैट ट्रैप बेचने वाला फिर से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हालांकि उसने भीतर जाने की कोशिश नहीं की, वो केवल विंडो के पास गया। उसने कांच के एक टुकड़े को तोड़ा और हाथ भीतर डालकर 30 क्रोनर वाले पाउच को पकड़ लिया। उसने पैसों को अपनी जेब में रख दिया। इसके बाद उसने पाउच को बहुत ध्यान से वापस लटकाया और चलता बना। पैसों को अपनी जेब में लेकर घूमते हुए वो अपनी स्मार्टनेस के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहा था। उसने ज़रूर रियलाइज़ किया कि उसे पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि रोड से उतरकर जंगल में चले जाना चाहिए। शुरुआत में तो उसे इससे कोई मुश्किल नहीं हुई, पर दोपहर में उसका ख़राब समय शुरू हो गया, क्योंकि जिस जंगल में वो गया था वो बिग और कंफ्यूजिंग था। उसने एक ही डायरेक्शन में चलने की पूरी कोशिश की, पर सभी रास्ते अजीब ढंग से मुड़कर एक ही जगह पर मिल जा रहे थे। काफ़ी देर बाद चलने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जंगल के सेम पार्ट का चक्कर लगा रहा है। अचानक से उसको अपने रैट ट्रैप और दुनिया वाले विचार याद आ गए। अब उसकी बारी आ चुकी थी। उसने खुद को एक बेट से बेवकूफ़ बनने दिया और अब वो पकड़ा जा चुका था। उस पूरे जंगल ने अपने ट्रंक्स और ब्रांचेस, अपने थिकेट्स यानी झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों से उसे एक इम्पेनेट्रेबल यानी अभेद्य प्रिजन में बंद कर दिया था, जिससे वो कभी नहीं भाग सकता था। ये दिसंबर के आखिरी दिनों की बात थी। फॉरेस्ट में ऑलरेडी अंधेरा छाने लगा था। इससे खतरा तो बढ़ा ही, साथ ही उसकी निराशा और उदासी भी बढ़ गई। फाइनली जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो जमीन पर लेट गया और सोचने लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। पर वो लेटा ही था कि उसको एक आवाज सुनाई पड़ी, लगातार थंपिंग की आवाज। उसे कोई डाउट नहीं था कि वो किस चीज की आवाज थी। वो सोचने लगा, ये आवाज एक आयरन मिल में हथौड़ों के स्ट्रोक से आ रही है। जरूर आसपास लोग होंगे। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी, खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ आवाज की तरफ बढ़ चला। रामहो आयरन वर्क्स, जो अब बंद हो चुका है, कुछ समय पहले तक एक स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज यानी लुहार खाने वाला लार्ज प्लांट हुआ करता था। गर्मियों में ढेर सारी माल से लदी नावें नहर के रास्ते एक बड़ी झील में जाती थी और सर्दियों में मिल के पास वाली सड़कें चारकोल क्रेट्स से रिसने वाली कोल डस्ट से काली हो जाती थी। क्रिसमस से ठीक पहले की लंबी गहरी शाम के दौरान मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर फोर्ज की फर्नेस की आंच पर रखे हुए पिग आयरन के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कस्टम के हिसाब से सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज पहने हुए थे। एवरी नाउ एंड देन उनमें से कोई एक जाता, लंबी आयरन बार से उस चमकती हुई चीज को स्टर करता और पर्स्पिरेशन यानी पसीना बहाते हुए वापस आ जाता। फोर्ज में हर समय अलग अलग साउंड्स सुनाई देती थी, जैसे बेलोज यानी धौंकनी के कराहने और कोयले के टूटने की आवाज। फायर बॉय ने खड़खड़ाहट के साथ बेलचे से चारकोल फर्नेस में डाला। बाहर वाटरफॉल गर्जन कर रहा था और नॉर्थ विंड बारिश को ब्रिक टाइल्ड रूफ पर कोड़े की तरह बरसा रही थी। शायद इन्हीं आवाजों की वजह से ब्लैकस्मिथ ने नोटिस नहीं किया कि एक आदमी गेट खोलकर फोर्ज में आ गया। उसका ध्यान इस पर तभी गया जब वो आदमी फर्नेस के पास जाकर खड़ा हो गया। वेगाबॉन्ड यानी बेघर लोगों के लिए फोर्ज की काली पड़ चुकी शीशे की खिड़कियों से निकलने वाली लाइट को देखकर अट्रैक्ट होना और भीतर आकर आग तापना बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं था। ब्लैकस्मिथ्स ने इंट्रूडर यानी घुसपैठिए की तरफ यूं ही उदासीनता पूर्वक देखा। लंबी दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े और चेस्ट पर झूलते हुए कुछ रैट ट्रैप्स। वो वैसा ही लग रहा था जैसे उसकी तरह के लोग अक्सर दिखते हैं। उसने रुकने की परमिशन मांगी और मास्टर ब्लैकस्मिथ ने बिना एक शब्द बोले घमंडता से हामी भर दी। उस ट्रैम्प यानी घुमक्कड़ ने भी एक शब्द नहीं बोला। वो यहाँ बातें करने नहीं, बल्कि खुद को गर्म रखने और सोने आया था। उन दिनों रामहो आयरन वर्क्स का मालिक एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, जिसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अच्छा से अच्छा आयरन मार्केट में दे सके।
वो दिन और रात देखता रहता था कि अच्छे से अच्छा काम हो, और ठीक उसी समय वो अपने इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के लिए फोर्ज पर आ धमका। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उसकी नज़र उस टॉल रैग मफिन यानी फटीचर आदमी पर पड़ी, जो फर्नेस के इतना पास खड़ा था कि उसके भीगे कपड़ों से स्टीम निकल रही थी। आयरन मास्टर ने ब्लैकस्मिथ्स की तरह उस अजनबी को इग्नोर नहीं किया। आयरन मास्टर उसके पास गया, उसकी ओर ध्यान से देखा। इसके बाद उसका चेहरा देखने के लिए उसकी स्लाउश कैप यानी टेढ़ी टोपी हटा दी। ऑफ कोर्स तुम नील्स ओलोफ हो, ये क्या हाल बना रखा है, उसने कहा। रैट ट्रैप वाले आदमी ने रैमहो के आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था, और वो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि आयरन मास्टर उसे एक पुराना परिचित समझ रहा है और शायद वो उसे कुछ क्रोना दे सकता है। इसीलिए वो उसका भ्रम एक ही बार में दूर नहीं करना चाहता था। हाँ, भगवान जानता है कि मेरे लिए चीजें खराब होती चली गई, उसने कहा। तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। वो एक मिस्टेक थी, और अगर मैं उस समय सर्विस में रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। खैर, अब तुम मेरे साथ घर जरूर चलोगे। जागीरदार की हवेली पर एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह जाना, ये उस ट्रैम्प यानी आवारा को पसंद नहीं आया। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो चिंतित होकर बोला। उसने 30 क्रोना के बारे में सोचा। जागीरदार की हवेली पर जाना वॉलंटियरली यानी स्वेच्छापूर्वक खुद को शेर के बाड़े में फेंकने जैसा होगा। वो तो केवल फोर्ज में सोना चाहता है और उसके बाद आंख बचाकर निकल जाना चाहता है। आयरन मास्टर ने सोचा कि वो आदमी अपने मिजरेबल क्लोथ्स यानी दयनीय कपड़ों के कारण एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदा महसूस कर रहा है। प्लीज ये मत सोचो कि मेरे पास इतना सुंदर घर है कि तुम वहां जा ही नहीं सकते, आयरन मास्टर बोला। शायद तुमने सुना ही होगा कि एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। मेरे बेटे विदेश में हैं और घर पर मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। हम ये सोच ही रहे थे कि ये कितनी खराब बात है कि हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए कोई नहीं है। अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस फूड को जल्दी से खत्म करने में हमारी मदद करो। मगर उस अजनबी ने बार बार मना किया और आयरन मास्टर ने हाथ खड़े कर दिए। लगता है कैप्टन वॉन स्टाले आज की रात तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं विंस्ट्रम, उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा और वहां से तेजी से निकल गया। मगर जाते हुए वो खुद पर हंसा, और ब्लैकस्मिथ जो उसको जानता था ये अच्छे से समझ गया कि वो आयरन मास्टर के आखिरी शब्द नहीं थे। इस बात को आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि फोर्ज के बाहर कैरेज व्हील्स यानी गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई पड़ी। एक नया मेहमान भीतर आया, पर इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था, इस उम्मीद से कि उसकी बेटी के पास बेटर परसुएशन यानी बेहतर दलीलों की ताकत होगी। वो भीतर आई। इसके बाद एक वैले यानी सेवक आया, जिसने एक बड़ा फर कोट पकड़ रखा था। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, पर बेहद मॉडेस्ट यानी शालीन और शर्मीली लग रही थी। फोर्ज में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसका अप्रेंटिस यानी चेला, अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे और फर्नेस में अभी भी आयरन और चारकोल चमक रहा था। अजनबी ने हैट अपनी आंखों पर रख ली थी और अपने सर के नीचे पिग आयरन का एक पीस रखकर जमीन पर ही सो गया था। जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसे देखा, वो उसके पास गई और उसकी हैट उठा दी। उस आदमी को एविडेंटली यानी निस्संदेह एक आंख खोलकर सोने की आदत थी। वो बहुत डर गया और अब्रप्टली यानी एकाएक उठा। मेरा नाम एडला विल्मैनसन है, उस लड़की ने कहा। मेरे पिताजी ने घर आकर बताया कि आप आज रात फोर्ज में रुकना चाहते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ आकर आपको हमारे घर लाने की परमिशन मांगी। मुझे आपको इस हाल में देखकर बहुत दुख हो रहा है कैप्टन।
उसने उस आदमी की तरफ कंपैशनेटली यानी दयापूर्वक देखा और ध्यान दिया कि वो डरा हुआ था। शायद इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा है, उसने सोचा और जल्दी से बोली, आप निश्चिंत रहिए कैप्टन, आपको हमेशा आने जाने की अनुमति रहेगी। बस प्लीज हमारे साथ क्रिसमस ईव पर रहिए। उस लड़की ने बात इतने फ्रेंडली मैनर में कही कि रैट ट्रैप पेडलर ने उस पर विश्वास कर लिया। मिस, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आपको मेरी वजह से यहाँ तक आने की तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसने कहा। मैं अभी आपके साथ चलूंगा। वैले ने उसे झुककर फर कोट दिया जिसे उसने अपने फटे कपड़ों के ऊपर पहना और एस्टोनिश्ड यानी अचंभित ब्लैकस्मिथ्स को बिना देखे कैरियज की तरफ बढ़ चला। पर जब वो हवेली की तरफ बढ़ रहे थे तब उसे बुरे विचार आने लगे। मैंने चोरी क्यों की, उसने सोचा। अब मैं ट्रैप में बैठा हुआ हूं और कभी इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। अगले दिन क्रिसमस ईव थी और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए आया तो उसने अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में आराम से सोचा जिससे वो अचानक से टकरा गया था। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि उसका शरीर मजबूत हो, उसने अपनी बेटी से कहा जो टेबल पर कुछ काम कर रही थी। और उसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो घूम घूम कर रैट ट्रैप्स बेचने के बजाय कोई और काम करे। ये बड़ी अजीब बात है कि उनके साथ चीजें इतनी खराब हो गई, बेटी ने कहा। कल रात उन्हें ऐसे देखकर तो मैं सोच भी नहीं पाई कि वो कभी एजुकेटेड भी रहे होंगे। तुम्हें धीरज रखना चाहिए मेरी बच्ची, पिता ने कहा। जैसे ही वो साफ सुथरा होगा और नए कपड़े पहनेगा तुम्हें कुछ और नजर आएगा। कल रात वो वैसे भी शर्मिंदा था, खराब कपड़ों के साथ उसके खराब मैनर्स भी दूर हो जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही दरवाजा खुला और अजनबी ने कमरे में एंटर किया। अब वो बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुआ था। वैले ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे थे और शेव भी की थी। इसके साथ ही उसने आयरन मास्टर का सुंदर सा दिखने वाला सूट भी पहना था। उसने व्हाइट शर्ट, स्टार्च्ड कॉलर और लंबे जूते पहने थे। अपने गेस्ट के इतना वेल ग्रूम्ड होने के बाद भी आयरन मास्टर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने भौहें सिकोड़ कर अपने गेस्ट की ओर देखा। अब यह समझना आसान था कि जब उसने फर्नेस की परछाई में स्ट्रेंज फेलो को देखा होगा तो उसने गलती कर दी होगी, पर अब ब्रॉड डेलाइट में उसे गलती से अपना पुराना साथी समझना आयरन मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था। ये क्या बात हुई, वो गुस्से में बोला। स्ट्रेंजर ने डिसिम्युलेट यानी ढोंग रचने की कोई कोशिश नहीं करी। उसे समझ में आ गया था कि महफिल खत्म हो चुकी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, उसने बोला। मैं तो बस फोर्ज में रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और मैंने एक पुअर ट्रेडर होने के बजाय कोई और होने का नाटक नहीं किया। पर मैंने कोई नुकसान नहीं किया है। मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर दूर जा सकता हूँ। वेल, आयरन मास्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तुम ईमानदार भी नहीं थे। तुम्हें ये मान लेना चाहिए और अगर शेरिफ भी इस मामले में कुछ कहना चाहे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। ट्रैम्प ने एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पर एक घूंसा दे मारा। मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसी हैं, वो बोला। ये पूरा वर्ल्ड एक बड़े से रैट ट्रैप के अलावा कुछ नहीं है। सभी अच्छी चीजें जो आपको दी जाती हैं वे चीज के छिलकों और पोर्क के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है, जिन्हें एक पुअर फेलो को मुसीबत में घसीटने के लिए दिया जाता है। और अब अगर शेरिफ आता है और इस घटना के लिए मुझे जेल में बंद करता है, तब आप मिस्टर आयरन मास्टर याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पोर्क का एक बड़ा पीस पाना चाहते होंगे और तब आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। ये सुनकर आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया। तुमने ये इतने बेकार ढंग से भी नहीं कहा मेरे दोस्त। शायद हमें शेरिफ को क्रिसमस ईव पर अकेला छोड़ देना चाहिए, पर अब जितनी तेजी से हो सके तुम यहां से निकल जाओ। पर जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, आयरन मास्टर की बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि उसे हमारे साथ आज
जरूर रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती वो जाए। और ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये तुम क्या कर रही हो? पिता ने पूछा। बेटी वहां शर्मिंदा होकर खड़ी रही। उसको कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था। उस सुबह इस बात को लेकर वो खुश थी कि वो गरीब आदमी के लिए चीजें कितनी होम लाइक और क्रिसमसी कर देगी। ये आइडिया उसके दिमाग में लगातार चल रहा था और इसीलिए उसने उस वेगाबॉन्ड यानी आवारा आदमी के लिए इंटरसीड यानी बीट बचाव किया था। मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, लड़की ने कहा। ये साल भर चलता ही रहता है और पूरे देश में शायद ऐसी एक भी जगह नहीं जहाँ इसे वेलकम किया जाता हो और इसे घर वाली फीलिंग आती हो। ये जहाँ भी जाता होगा इसको दुत्कार दिया जाता होगा। इसे हमेशा पूछताछ होने और जेल में बंद होने का डर सताता रहता होगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यह आदमी साल का एक दिन हमारे साथ शांति से बिताए। आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुछ बड़बड़ाया। वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स, मैं जानती हूं कि यह सब एक गलती थी, वो बोलती रही। पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें किसी ऐसे इंसान को नहीं भगाना चाहिए जिसे हमने यहाँ बुलाया है और जिससे हमने क्रिसमस की सारी खुशियां प्रॉमिस की हैं। तुम एक पार्सन यानी पादरी से भी ज्यादा बुरा प्रीच यानी उपदेश देती हो, आयरन मास्टर ने कहा। मैं केवल ये आशा करता हूं कि तुम्हें इस बात का पछतावा ना उठाना पड़े। लड़की अजनबी का हाथ पकड़कर उसे टेबल तक ले आई। अब आप बैठिए और खाइए, वो बोली। वो ये समझ गई थी कि उसके पिता ने हार मान ली है। रैट ट्रैप्स वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो केवल बैठकर खाने लगा। रह रहकर वो यंग गर्ल की तरफ देख रहा था जिसने उसके लिए बीट बचाव किया। उसने ऐसा क्यों किया? इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बाद रैमहो पर क्रिसमस ईव हमेशा की तरह बीत गई। उस अजनबी ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की क्योंकि वो सिर्फ सोता रहा। सुबह से लेकर दोपहर तक वो एक गेस्ट रूम में सोफे पर सोता रहा। दोपहर में उन्होंने उसे जगाया ताकि वो अपने हिस्से का क्रिसमस फेयर यानी क्रिसमस फूड खा सके, पर इसके बाद वो फिर से सो गया। रैमहो पर उसे सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सालों से इस तरह क्वाइटली और सेफली नहीं सो पाया है। शाम को जब क्रिसमस ट्री रोशन किया गया तो उसे फिर जगाया गया। वो थोड़ी देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ऐसे पलके झपकाते हुए मानो कैंडल लाइट उसे हर्ट कर रही हो। पर इसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। तब उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाकर क्रिसमस फिश और पॉरेज हलवा खाना पड़ा। जैसे ही सब खाकर उठे वो सबके पास गया, उन्हें थैंक यू एंड गुड नाइट बोला। पर जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने उसे समझाया कि जिस सूट को उस आदमी ने पहना है उसे उसके पिता क्रिसमस के तोहफे की तरह देना चाहते हैं और उस आदमी को इस सूट को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो अगली क्रिसमस ईव भी ऐसी जगह गुजारना चाहता है जहां वो शांति से आराम कर सके और उसे कोई तकलीफ ना हो तो यहाँ उसका स्वागत रहेगा। रैट ट्रैप्स वाले आदमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो केवल यंग गर्ल की तरफ बाउंडलेस अमेजमेंट यानी असीम आश्चर्य से देख रहा था। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस सर्विस में जाने के लिए जल्दी उठ गए। उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस आ रहे थे तो वो लड़की उदास होकर अपना सर झुकाए बैठी थी। चर्च में उसे पता लगा था कि आयरन वर्क्स के एक पुराने क्रॉफ्टर को एक रैट ट्रैप बेचने वाले व्यक्ति ने लूट लिया था। हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर आने दिया, पिता ने कहा। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि इस समय तक कबर्ड में कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। गाड़ी घर पर रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने वैले से स्ट्रेंजर के बारे में पूछा। उसने ये भी बताया कि चर्च में ये सुनने को मिला है कि वो आदमी एक चोर था। वैले ने बताया कि वो आदमी जा चुका है और अपने साथ कुछ नहीं ले गया है। इसके कॉन्ट्रारी यानी विपरीत, वो मिस विल्मैनसन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया है। उस लड़की ने पैकेज खोला
वो इतने खराब ढंग से बंद किया गया था कि उसका सारा सामान एक बार में बाहर आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई। उसे एक छोटा सा रैट ट्रैप और उसके अंदर 10 क्रोनर के 3 रिंकल्ड नोट मिले। केवल इतना ही नहीं, रैट ट्रैप में बड़े जैग्ड यानी टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर भी था। ऑनर्ड नोबल मिस, क्योंकि आप दिन भर मेरे से इतने अच्छे ढंग से पेश आई जैसे कि मैं एक कैप्टन हूं, बदले में मैं भी एक कप्तान की तरह आपके लिए अच्छा बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीजन आपको एक थीफ की वजह से शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि आप ये पैसा रोड के किनारे रहने वाले उस बूढ़े आदमी को दे सकती हैं जिसके विंडो फ्रेम पर एक मनी पाउच पुअर वॉन्डरर्स के लिए प्रलोभन की तरह टंगा रहता है। ये रैट ट्रैप एक रैट की तरफ से तोहफा है जो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाता अगर आपने उसे कैप्टन नहीं बनाया होता तो, क्योंकि इस तरह उसे खुद को छुड़ाने की ताकत मिली। मित्रता और उच्च सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टॉले।